चंद्रमा तारा जी को ले गए तब इनका बुध हुए, तब मतलब कि चंद्रमा की संतान बने बुध, क्योंकि वो तारा के गर्भ से उत्पन्न हुए और उनके पिता चंद्रमा थे। तो ये जब बात आई कि बृहस्पति की बात आई कि उन्हें कहा गया कि उन्हें तारा चाहिए थी वापस, वो भी प्रेम करते थे अपनी पत्नी से, बट कुछ परिस्थितियां बनी, वो वहाँ गई। तब कहते हैं कि समस्त देवताओं के साथ ये बात हुई कि वो पुनः वापस आएंगी, चंद्रमा अपनी गलती मानेंगे या जो भी कहा जाए, उन्होंने तारा को वापस किया। लेकिन चंद्रमा की तो ऑलरेडी 27 हाँ बिल्कुल उसके बाद अब ये तो बिल्कुल वैसे है ना जैसे इंद्र ने कितना काम किया तो ये कह नहीं सकते ना, बहुत कुछ है कि इंद्र की भी बहुत कम है, लेकिन फिर भी अहिल्या पकड़ी गई, क्या फायदा। देखिए ना, कहानियां बहुत हैं, तो शास्त्रों में तो कहानियां उलझी हुई है, लेकिन ये स्पष्ट रूप से इनके गूढ़ वो है, गूढ़ रहस्य है। ये ऐसे ही हम नहीं कह सकते कि ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों है। हम आम बोलचाल में कह देंगे ये गलत है, लेकिन गूढ़ता क्या है ये आपको बैठकर मनन करना ही पड़ेगा। इसी तरीके से अगर चंद्रमा ने तारा का अपहरण किया या तारा उनके पास चली गई और उन्हें फिर संतान हुई बुध की, तो ये भी विधाता ने कुछ संयोग रचे थे, कुछ कारण बने जिस वजह से ऐसे होना था, कुछ कारण और बनने थे जिससे चंद्रवंश का आगमन होना था, सूर्य वंश बनना था। तो ये बहुत लंबी कथाएं हैं, यहाँ बताऊं तो एक लंबा समय निकल जाएगा कि राजा राम जी का वंश किस तरह से निकला, उनके पूर्वजों का संबंध कैसे इन कथाओं में जुड़ा। तो हर कथा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक है, हम इस विषय पर कभी और चर्चा बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। अभी हम तो हम हाँ जी, तो हम कह रहे हैं कि अभी वो बुध इनके पास आए हैं, तो अब बृहस्पति ने तो अपना लिया तारा जी को, ऊपर से उन्होंने अपने पुत्र को भी अपना लिया, लेकिन जो प्रेम होता है वो वहाँ थोड़ा कम हो गया है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि जब भी इनका आमना सामना होता है तो एक कंफर्टेबल नहीं बन पाता है, मतलब परेशानियां रहती हैं, असहजता रहती है। जितना पिता पुत्र का अपना दोस्ताना संबंध है वो यहाँ नहीं हो पाता। जैसे शनि का सूर्य के साथ नहीं हो पाया, क्योंकि वो भी छाया की संतान थे, तो उनके साथ भी वो अलगाव वाला उनका व्यवहार रहा, और सूर्य भी काले पड़े उनके कारण, शनिदेव से उनका भी वो हुआ। तो इसी तरह यहाँ पे बृहस्पति जी का बुध को ना पाना थोड़ा इस स्थिति को दिखाता है, असहजता को। तो लेकिन दोनों में बहुत अच्छी स्थिति ये है कि बुध भी बुद्धि है और गुरु ज्ञान है, तो दोनों बहुत शुभ ग्रह हैं और शुभता में एक उच्च कोटि की स्थिति देते हैं। बुध और गुरु की स्थिति योग्य व्यक्ति को दर्शाती है। अगर ये शुभ है तो एक ज्ञानी व्यक्ति ही सामने आएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ ये थोड़े से अनकंफर्टेबल हो गए, यानी कि बुध या फिर हमारे गुरु महाराज राहु से आ गए, स्पेशली राहु के साथ संबंध बना गए, तब आ जाता है हिटलर तब आ जाते हैं मुसोलिनी, तब आ जाते हैं ईदी अमीन, ठीक है। ये ऐसे लोग आते हैं जो मास का संहार करते हैं, यानी कि लोग मरते हैं, बहुतों का संहार किया जाता है। ये तब बनती है स्थिति, क्योंकि ये विचारों को बदल देती है, क्योंकि राहु आ गया ना, जहर आ गया, जहर जहाँ आएगा वो अपना फैलाव कर देगा। लेकिन जब बुध और गुरु शुभ होते हैं तब ये शुभता फैलाते हैं। तब सभी ज्ञानी जितने भी हमारे भक्ति काल के लोग हुए, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, जितने शंकराचार्य, इन सब के गुरु और बुध की स्थिति तो उत्तम रही है। तो ऐसे लोग फिर हमारे पास आके प्रकाश फैलाते हैं, हमें प्रकाशित करते हैं, ठीक है। तो अभी होगा ये कि अब जब गुरु आएंगे बुध में, इनमें मिथुन राशि में, तब काफ़ी चीज़ें बेहतर होंगी। मिथुन राशि को चीज़ें भी बहुत अच्छे समझ की मिलेंगी। मिथुन राशि के लिए एक बहुत शुभ समय भी होगा ये, उनको अपने नॉलेज का और अच्छा उपयोग करने को मिलेगा। और मिथुन राशि वालों के लिए ये समय है अपनी काबिलियत को दूसरों के सामने बेस्ट तरीके से रखने का। बस दिक्कत ये होगी कि थोड़े जिद्दी हो जाएंगे, अभिमान भी बढ़ सकता है, अपनी बातों को आगे रखने वाले हो जाएंगे, क्योंकि गुरु जब वहाँ आएंगे तो वो ये चीज़ ज़रूर देंगे बुध के साथ मिलकर, ठीक है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें